Hello everyone. So today we are going to do 13 chapter from the previous year question papers. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट जो MCQ है उसमें 4 ऑप्शन दिया है. तो इसमें बस मैं क्योंकि उन्होंने रेजिस्टिव के बारे में पूछा है तो मैं आपको इंडक्टिव और कैपेसिटिव के बारे में भी बता देता हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प हो जाए. तो अगर प्योर आर सर्किट है ना तो आपका जो करंट और वोल्टेज होता है वो इन फेज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्योंकि हमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पूछा है. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट एंड EMF विल बी इन फेज. दोनों करंट और EMF जो है वो इन फेज होता है. लेकिन अगर उन्होंने चेंज करके प्योर एल पूछा तो इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट होता है ना वो लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री. डिग्री में 90 और रेडियन में π/2. और इसी के साथ याद रख लेना कि अगर प्योर सी है तो क्या होगा, करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करेगा बाय 90 डिग्री. तो बस ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे याद रखना है और आपका ये पर्टिकुलर MCQ का पार्ट इज सॉर्टेड. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं. इन LCR सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस पावर फैक्टर इज डैश. ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको सीरीज रेजोनेंस की हिंट दे देता हूँ. तो सीरीज रेजोनेंस पे क्या क्या कंडीशंस होते हैं, और ये वैसे भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 2 मार्क 3 मार्क के लिए. तो एट रेजोनेंस 5-6 चीज़ें होती है जिसमें से एक पावर फैक्टर भी है, तो उसका आंसर यहीं पे आ जाएगा. तो रेजोनेंस पे Z जो है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं वो मिनिमम होता है. और अगर उसका वैल्यू पूछा तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वही Z का वैल्यू होता है. करंट जो है रेजोनेंस पे मैक्सिमम होता है और करंट का फॉर्मूला होता है V/Z. ऑब्वियसली Z हमारा R है तो ये बन जाएगा V/R. तो करंट मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, पावर जो है वो मैक्सिमम होता है, पावर का फॉर्मूला V/I. पावर फैक्टर जो है वो भी मैक्सिमम होता है और पावर फैक्टर का वैल्यू रेजोनेंस पे 1 होता है. 1 का मतलब यूनिटी. तो आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में पावर फैक्टर इज डैश, उसका आंसर है ऑप्शन सी 1. और एक दो और चीज़ें होती है तो वो भी बता देता हूँ कि रेजोनेंस पे XL इज इक्वल टू XC होता है. XL का मतलब रिएक्टिव इंडक्टेंस और XC का मतलब रिएक्टिव कैपेसिटेंस. ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें होती है रेजोनेंस पे, तो ये आपको याद रखना है. ये चीज़ को सीरीज रेजोनेंस के कंडीशंस बोले जाते हैं. तो ये सारे कंडीशंस है सीरीज रेजोनेंस के. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि वीडियो का इंटेंशन क्या है. वीडियो का इंटेंशन ये है कि हम एक रिवीजन करें, साथ साथ में पेपर्स भी सॉल्व कर ले. तो पेपर के क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही. यहाँ पे जो भी है 96 से लेके 2023 तक जो भी अपना करंट सिलेबस है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड है. और मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे नोट्स बना के दे रहा हूँ जो मैं आपको व्हाट्सएप भी करूँगा अलग से. आप इसको रेफ़र कीजिए. इसके बाद आपको आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं और उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड कीजिए. इसके अलावा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. सो 3 थिंग्स वी हैव टू डू फॉर द फिज़िक्स का बोर्ड एग्ज़ाम्स. फर्स्ट, यू गो थ्रू दीज वीडियोज़, स्टडी. सेकेंड, यू डू द क्वेश्चन बैंक. एंड थर्ड, यू जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक रीड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो कहीं बीच से भी आ सकते हैं. तो जब अगर टाइम मिले लास्ट में तो टेक्स्ट बुक रीड करना है, वरना ये दोनों चीज़ मोर देन सफिशिएंट है. 6 दिन का टाइम है हमारे पास फिज़िक्स पेपर के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस अप्लाइड EMF एंड करंट आर डैश. ठीक है, तो वापस से रेजोनेंस का क्वेश्चन आ गया. तो ये 6 कंडीशन भी डाल देता हूँ कि जैसा प्योर आर में होता है, दोनों फेज में होते हैं, इन फेज में, वैसे ही सीरीज रेजोनेंस पे ये जो वोल्टेज और EMF है वो वोल्टेज और करंट है वो इन फेज होते हैं. तो V एंड I आर इन फेज. सो यहाँ पे भी इन फेज का B ऑप्शन है, तो थर्ड का आंसर है B. सो आई होप इट इज़ क्लियर. तीनों आंसर्स हो गए हैं. फोर्थ क्वेश्चन.
A current in AC circuit lags behind the applied EMF by 90 degree. The circuit contains dash. तो अब देखिए ये पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि अगर सर्किट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, यहाँ पे करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि करंट जब ईएमएफ से लैग करता है 90 डिग्री से तो वो क्या होता है, एल सर्किट होता है। एल मतलब इंडक्टेंस। तो इसका आंसर है फोर्थ का डी। तो आप देख सकते हैं फोर्थ का आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के तरफ। तो रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 157 ओम्स ऑन कनेक्टिंग द कॉइल अक्रॉस अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। तो ऐसे चीज़ों में गिवन लिख लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंस दिया है 157 ओम्स, फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज और करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय 45 डिग्री। तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डैश। तो यहाँ पे कॉइल वर्ड यूज़ किया है तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। कॉइल का फॉर्मूला होता है z का वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल दे दिया है तो आर नहीं दिया है, आपको एक्सएल दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। एक्सएल 157 दिया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। एक्सएल का फार्मूला होता है 2πfl। इसको मगअप कर लीजिए, ठीक है। एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, 2πfl। एक्सएल का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल तो दिया है क्वेश्चन में 157, 2 इंटू पाई को 22/7 ले लेते हैं, और एफ जो है वो दिया है क्वेश्चन में 100, तो इसको 3.14 ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा फिर। और एल नहीं पता, एल ही ढूंढने को बोला है। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डैश। तो बस ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सम था ये, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2πfl। एक्सेल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, एफ का मतलब ऑब्वियसली होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 157 इज इक्वल टू, और ये सब नीचे लेके आते हैं तो 3.14 इंटू 100 करने पे 314 हो जाएगा, और एक 2 था यहाँ पे एल। तो ये 1 ज़ा और ये 2 ज़ा, तो नीचे 1/4 बचा है, तो एल का आंसर हो गया 0.25। सो ये आपका आंसर है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। 0.25 ए ऑप्शन है। आप आंसर चेक कर लीजिए, यहाँ पे फिफ्थ का ऑप्शन है ए। सो दैट इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। देखिए उन्होंने पूछा है कि प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज कैसा रहेगा। तो देखिए वापस घुमा के पूछा है, प्योर कैपेसिटर पे आ जाता है। प्योर कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या रहेगा ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे करंट लीड्स वोल्टेज, लेकिन अपने को वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज लैग्स करंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने करंट नहीं दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो प्योर कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो इसको पैसिव वॉइस में लिखना है तो एक्चुअली मतलब क्या हुआ, अगर कोई पहला चीज़ दूसरे से लीड करता है तो दूसरा वाला पहले से लैग करेगा। तो वोल्टेज लैग्स करंट बाय π/2। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आप चेक कर सकते हैं, आंसर है सिक्स्थ का सी। ओके, सो देखा जाए तो यही चीज़ पे, ये सिर्फ ये 3 चीज़ पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिया उन्होंने, और ये बोर्ड पेपर्स है, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ये बोर्ड के क्वेश्चंस है। तो आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट नोट्स का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस। तो देखिए ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया कि जब रेजोनेंस होता है तो करंट और EMF के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि दोनों के बीच में वो दोनों इन फेज होते हैं। तो दोनों अगर इन फेज होते हैं तो इसका मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। इन फेज का मतलब ही होता है
कि फेज डिफरेंस 0। सो आई होप इट इज क्लियर। तो 7 का आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR सर्किट दिया है, R का वैल्यू दिया है, XL का दिया है, XC का दिया है, इम्पीडेंस पूछा है। इम्पीडेंस मतलब Z पूछा है। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है एज सम के लिए। एज जैसे हमने यहाँ पे मैंने वो लिखा था फॉर्मूला, बट मैंने रब कर दिया। Z का फॉर्मूला RLC के लिए होता है R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। हम ये लेक्चर में बहुत बार देख चुके हैं। तो Z सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, R के जगह पे 3, XL के जगह पे 8 और XC के जगह पे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 4 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट, आंसर है 5। तो आंसर है 8 का ऑप्शन है सी, 5 ohms। And last question, the average value of alternating current over a full cycle is always 0। ठीक है, एवरेज वैल्यू करंट का पूरे साइकिल में 0 ही होता है, तो इसीलिए इसका आंसर है 0। ये मगअप करने वाला चीज़ है कि एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिंग में हमेशा 0 होता है। सो इसी के साथ हमारे फिलअप्स जो है वो ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं ये एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस कराता हूँ।